हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 141 शादी की तैयारी। आरव रोहन के साथ जाते हुए उससे बोलता है, रोहन ब्रो, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? मैं पहले भी कपूर इंडस्ट्रीज गया हूँ और तुम्हें पता नहीं होगा, जब डेड नहीं जा पाते हैं तो वहाँ का सारा वक्त मैं ही देखता हूँ। तभी रोहन उसे बोलता है, आरव, वो कपूर इंडस्ट्रीज है और अभी जहां तुम जा रहे हो वहां के रूल्स अलग है, वहां काम करने के तरीके अलग है। आज तुम कुछ नया सीखने वाले हो। इतना बोलकर रोहन आरव का चेहरा देखकर हंसने लगता है। तभी आरव कार से बाहर देखते हुए उससे बोलता है, ये सब क्यों? इससे अच्छा तो मैं कपूर विला में था यार। रोहन उसे ऐसे डरते हुए देखकर हंस रहा था। स्वर्ण मेंशन। जिया और प्रीति मिलकर शादी की लिस्ट बना रही थी। वहीं मिस्टी दोनों के सामने बैठी पॉपकॉर्न खाते हुए दोनों को देख रही थी। प्रीति और जिया उसे देखती है तो हंसते हुए फिर से अपना काम करने लगती है। तभी मिस्टी उन दोनों से बोलती है, यार तुम दोनों कब तक ये सब करने वाली हो? मैं बोर हो रही हूँ, प्लीज बंद भी करो। तभी प्रीति उससे बोलती है, बेटा मिस्टी, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो तुझे क्या लगता है रोहन और आरव ये सब करेंगे? उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि का हल्दी है, उन सभी की शॉपिंग भी हमें ही करनी है। तभी वो जिया से बोलती है, जिया लिस्ट तो बन गई, चल अब शॉपिंग पर चलते हैं। जिया टाइम देखते हुए बोलती है, हाँ लेकिन आरू के आने का टाइम हो गया है, वो आ जाए फिर चलते हैं। उसे घर पर अकेले कैसे छोड़ दूं मैं? मिस्टी कुछ बोलती तभी गेट से आरोही अंदर आते हुए बोलती है, जीऊ मैं आ गई। जिया उससे बोलती है, चलो आप जल्दी से चेंज करो, फिर हम मिस्टी दीदी की शादी की शॉपिंग करने चलते हैं। आरोही खुश होते हुए बोलती है, ओके जीऊ। जिया उठने लगती है। तभी मिस्टी उसे बोलती है, जिया रुक, तू जा, रेडी हो ले, मैं आरोही को चेंज करवा देती हूँ। वैसे भी मैं बैठे बैठे बोर ही हो रही हूँ, तो तुम दोनों भी रेडी हो जाओ, तब तक मैं आरोही को ले आऊंगी। वो आरोही को लेकर उसके रूम में चली जाती है। वहीं मिस्टी और प्रीति भी अपने अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर में सभी बाहर आते हैं और चारों ही गर्ल्स शॉपिंग के लिए निकल जाती है। जिया के गार्ड्स भी उनके साथ ही गए थे। कुछ देर में वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। आरोही दौड़कर अंदर जाने लगती है। तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे देखते हुए नमे अपना सर हिलाते हैं। तो आरोही उससे बोलती है, सॉरी जियो। जिया और बाकी तीनों अंदर चले जाते हैं। वो लोग शॉपिंग करने लगती है। जिया और प्रीति लिस्ट के हिसाब से सब खरीद रही थी। वही आरोही और मिस्टी उन दोनों के पीछे पीछे चॉकलेट खाते हुए घूम रही थी। वही कोई था जो काफी देर से उन लोगों पर नजर रख रहा था, या फिर शायद सिर्फ जिया पर। आदित्य का ऑफिस। आरव काफी देर पहले ही रोहन के साथ ऑफिस पहुंच गया था। रोहन अपना काम कर रहा था। वही आरव कभी रोहन को, कभी कंपनी को, कभी वहां रखे शो पीसेस को देख रहा था। तभी रोहन का फोन बजता है तो रोहन ओके बॉस बोलकर आरव से बोलता है, आरव ये फाइल चेक करो, इसमें कुछ मिस्टेक्स है शायद, अभी इसे हमें बॉस को दिखाना होगा, तो इसे अच्छे से चेक कर लो। वो फाइल को आरव के आगे रख देता है तो आरव उससे बोलता है, ब्रो यार मुझे कैसे पता होगा इस फाइल में क्या है, मैं कैसे करूंगा, तुम ही कर लो। तभी रोहन उसे बोलता है, आरव ये काम बॉस ने तुम्हें करने को बोला है और कुछ देर में तुम्हें ही ये फाइल ले जाकर उन्हें दिखानी भी है। रोहन की बात सुनते ही आरव शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत फाइल को उठा लेता है और उसे चेक करने लगता है। कुछ समय बाद रोहन उससे बोलता है, चलो बॉस ने बुलाया है। रोहन आगे जाने लगता है तो आरव उससे बोलता है, यार ब्रो तुम्हें पता कैसे चला कि भाई ने बुलाया है? मुझे तो पता नहीं चला। रोहन उससे बोलता है, बस ऐसे ही पता चल गया, ये मत समझना। बॉस ने टाइम दिया था वो पूरा हो गया, तो अब चलो तुम्हें फाइल भी तो दिखानी है ना। रोहन हंस देता है। उससे आरव इरिटेट हो जाता है। वो दोनों आदित्य के केबिन में पहुंचते हैं। आदित्य अपना काम कर रहा था। तभी आदित्य बोलता है, फाइल। आरव तुरंत वो फाइल आदित्य की टेबल पर रख देता है। आदित्य उसे उठाकर चेक करने लगता है। वही रोहन आरव का चेहरा देखता है। उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था। रोहन को आरव का चेहरा देखकर बार बार हंसी आ रही थी। तभी आदित्य आरव को देखता है। आरव आदित्य के ऐसे देखने से डर जाता है।
तभी आदित्य उससे बोलता है, अभी तुम्हें इस पर अच्छे से काम करने की जरूरत है, मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, तो 3 दिन बाद मुझे तुम इस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन और इसका काम कितना पूरा हुआ है और कितना नहीं ये सब डिटेल्स दोगे। आरव तुरंत हमें सर हिला देता है। तभी आदित्य अपनी घड़ी में टाइम देखता है और आरव और रोहन से बोलता है, बीवी और बाकी सभी शॉपिंग पर गई हुई है तो तुम दोनों जाओ, किसी को बहुत शौक लगा है अपनी मौत को जल्दी अपने पास बुलाने का। आदित्य की बात आरव के सर के ऊपर से चली जाती है। वही रोहन उससे बोलता है, ओके बॉस। वो आरव के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर ले जाते हुए उससे बोलता है, अरे आरव अभी से क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, चलो वहां पर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, उससे तुम सब खुद ही समझ जाओगे। आरव ठीक है बोलता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। मॉल। जिया और प्रीति मिस्टी के लिए लहंगा पसंद करवा रहे थे। मिस्टी बार बार उन लोगों का बताया हुआ लहंगा पहन पहन कर आ रही थी। वो थक गई थी लेकिन जिया और प्रीति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिया एक लहंगा देखती है और उसे मिस्टी को देते हुए बोलती है, ये लास्ट है, इसे ट्राई करो। मिस्टी मुंह बनाते हुए उसे लेकर चली जाती है। तभी रोहन और आरव दोनों वहां आते हैं। आरव जिया और प्रीति से बोलता है, हे गर्ल्स, हम आ गए। दोनों उन दोनों को देखती है। ठीक उसी समय मिस्टी भी चेंज करने बाहर आती है। आरोही तुरंत सभी से बोलती है, मिस्टी दीदी आ गई। सभी मिस्टी को देखते हैं। रोहन की नज़र जैसे ही मिस्टी पर पड़ती है वो उसे देखते ही रह जाता है। वही मिस्टी उस भारी से लहंगे को संभालते हुए मुंह बनाकर उन लोगों के पास आती हैं। जिया और बाकी सभी मिस्टी को देखते हैं तो जिया रोहन से पूछने वाली होती है कि मिस्टी कैसी लग रही है। तभी सभी की नज़र रोहन पर पड़ती है जो लगातार मिस्टी को देख रहा था। सभी को हंसी आ जाती है। तभी आरव रोहन को हिलाते हुए बोलता है, ब्रो वो तुम्हारी ही है, ऐसे क्या देख रहे हो, घर चलकर अच्छे से देख लेना, यहाँ क्यों सबकी इंसल्ट करवा रहे हो जैसे मिस्टी को पहली बार देखा हो। उसकी आवाज सुनते ही रोहन अपने सेंस में वापस आता है लेकिन तब भी वो मिस्टी को देखता रहता है। उसे देखकर जिया और प्रीति दोनों हंस देती है। तभी मिस्टी सभी से बोलती है, मैं चेंज करके आओ क्या, ये बहुत ज्यादा हैवी है यार। वो जाने लगती है। तभी रोहन उसे बोलता है, नहीं। सभी और मिस्टी भी रुककर उसे देखते हैं तो रोहन मिस्टी से बोलता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चेंज मत करो। रोहन की ये बात सुनकर मिस्टी शर्मा कर ब्लश करने लगती है। वही प्रीति और जिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी आरव रोहन से बोलता है, बस मुझे पता था ये दिन जल्दी ही आने वाला है, लो आ गया दिन। उसकी बात सुनकर सभी उससे बोलते हैं मतलब। तो आरव जिया और प्रीति से बोलता है, मतलब प्यार में अंधे होना इसे कहते हैं। अरे ब्रो यार, उसने लहंगा पहना है, वो भी ब्राइडल लहंगा, सिर्फ चेक करने के लिए। और वो बोल भी रही है कि ये भारी है, फिर भी इन्हें अच्छा लग रहा है तो मिस्टी तुम पहने रखो। वो इतना बोलकर हंसने लगता है। तभी रोहन को सारी बात समझ में आती है तो वो तुरंत अपनी बात को सही करते हुए सभी से बोलता है, मेरा मतलब कि ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इसे ले लो। मैं ये बोल रहा था भाभी। सच्ची। रोहन की बात सुनकर जिया हंसते हुए उससे बोलती है, हाँ रोहन मैं समझ रही हूँ, मिस्टी तुझे ये लहंगा अच्छा लग रहा है क्या। तभी मिस्टी रोहन का चेहरा देखती है और जिया से बोलती है, हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। मिस्टी की हाँ सुनकर रोहन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है जिसे देखकर मिस्टी मुस्कुरा देती है। तभी रोहन जिया से बोलता है, भाभी आप लोगों की सारी शॉपिंग हो गई है क्या? अगर हो गई हो तो अब आप सभी घर चलिए, यहाँ रुकना ज्यादा टाइम तक सेफ नहीं है। उसकी बात सुनकर जिया, प्रीति और मिस्टी तीनों उसे देखने लगती है। तभी जिया रोहन से बोलती है, रोहन कुछ प्रॉब्लम है क्या? और तुम लोग भी ऐसे अचानक से यहाँ आए, क्या बात है? जिया थोड़ा घबरा कर सब पूछ रही थी। तभी आरव बात को संभालते हुए जिया से बोलता है, अरे जिया क्या तुम रोहन ब्रो की बात को सीरियस ले रही हो? ये और भाई तो हमेशा ही हर बात सीरियस तरीके से करते हैं, सब ठीक है, लेकिन तुम लोग काफी टाइम पहले आए थे ना, और देखो रात भी होने वाली है, तो बस इसलिए ही तुम लोगों को घर चलने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं।
एपिसोड 142। एक के गुस्से से डर और एक सच। रोहन और आरव सभी को लेकर घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी आरव उन दोनों गार्ड से कुछ बोलता है तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं। रोहन और आरव आराम से जिया, आरोही, मिस्टी और प्रीति को घर लेकर चले जाते हैं। वो लोग रास्ते में ही पहुंचे थे तभी रोहन का फोन बजता है। रोहन अपना फोन उठा लेता है। सामने से कुछ बोला जाता है। उसे सुनकर वो ओके बोलकर फोन काट देता है। आरव उससे धीरे से बोलता है, ब्रो मैं भी देखूंगा तुम जो भी कर रहे हो। रोहन आरव को चुप रहने को बोलता है लेकिन तभी मिस्टी उन दोनों से पूछती है, क्या कर रहे हो रोहन तुम? रोहन घूरकर आरव को देखता है तो आरव अपने दांत दिखा देता है। तभी आरव मिस्टी से बोलता है, ओए भूतनी, ये हमारी सीक्रेट बातें हैं, सिर्फ लड़के ही ये बात कर सकते हैं। तुम्हें सुनने की इतनी ही इच्छा है तो लाओ अपने कान में बता देता हूँ। मिस्टी उसे घूरते हुए तुरंत उसे बोलती है, नहीं मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, गंदे लोग। उसकी बात सुनकर आरव हंसने लगता है। तभी रोहन मिस्टी से बोलता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो मिस्टी, ये फालतू की बातें कर रहा है, हम ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, बस ऑफिस की बात है और कुछ नहीं। मिस्टी रोहन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, रोहन तुम सच में बहुत प्यारे हो। रोहन मुस्कुरा देता है। वही आरव मुंह बनाते हुए बोलता है, ब्रो यही तारीफ सुनने के लिए इतनी लंबी बातें बताई, थोड़ा सा भी बता देते तो भी शायद ये समझ लेती। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो रोहन सभी को अंदर भेजकर खुद कहीं जाने लगता है। तो जिया उससे पूछती है, रोहन अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो रोहन रुकते हुए जिया से बोलता है, वो भाभी मैं और आरव ऑफिस के काम से जा रहे हैं, बस कुछ देर में वापस आ जाएंगे, आप लोग जाए अंदर। वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी आरव और रोहन कार में बैठकर कहीं निकल जाते हैं। जिया और बाकी सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तभी आदित्य की कार वहां आकर रुकती है। जिया और बाकी सभी हॉल में ही पहुंची थी। तभी आदित्य अंदर आता है। आदित्य सभी को देखता है। सभी के चेहरे उतरे हुए थे, शायद सभी लोग थक चुके थे। तभी आदित्य सभी से बोलता है, सभी लोग जाकर रेस्ट करो, बाकी की तैयारियां सुबह हो जाएंगी। प्रीति और मिस्टी तुरंत उठकर अपने अपने रूम में चली जाती है। तभी जिया जो खुद थकी हुई थी वो आरोही से बोलती है, आरू चलो मैं आपको सुला दूं। आदित्य उसे कुछ बोलने वाला होता है, तब तक जिया उसे लेकर वहां से चली जाती है। वो जाकर आरोही को सुलाने लगती है। आरोही कुछ देर में सो जाती है। जिया वापस हॉल में आती है और जाकर मिस्टी और प्रीति के रूम में उन्हें देखती है और उनके रूम्स की गेट बंद करके जिया किचन में आती है और आदित्य के लिए खाना लेकर वो रूम में आती है तो देखती है आदित्य ने चेंज कर लिया था। वो सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी जिया आकर उसके बगल में बैठते हुए उसे बोलती है, क्या है आप ऑफिस में भी तो यही करते रहते हैं न, और अब घर पर भी, अभी आप ये सब बंद। तभी उसका ध्यान लैपटॉप पर जाता है। वो आदित्य को देखती है। आदित्य हाँ में सर हिला देता है। सामने ऑनलाइन आदित्य की कोई मीटिंग चल रही थी। जिया के आते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी जिया सॉरी बोलकर हटने लगती है। तभी आदित्य उसकी कमर पकड़कर खींचकर उसे अपने बगल में बिठा लेता है और सामने देखते हुए बोलता है, मीट माई वाइफ मिसेस जिया AK। सभी लोग मुस्कुराते हुए जिया से बोलते हैं, हेलो मैम। जिया एक बार आदित्य को देखती है, फिर जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए सभी से हेलो बोलती है। तभी आदित्य सभी से बोलता है, मीटिंग अभी यही रोकते हैं, आगे की मीटिंग रोहन हैंडल करेगा। इतना बोलकर आदित्य लैपटॉप बंद कर देता है। तभी जिया उससे बोलती है, आपने मेरी वजह से अपनी मीटिंग बीच में ही रोक दी। आदित्य मुस्कुराते हुए जिया से बोलता है, क्योंकि जब तुम मेरे पास हो तो मैं किसी तीसरे की हमारे बीच में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिया कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा देता है। तभी जिया खाने की प्लेट उसके आगे करते हुए उससे बोलती है, अब आप खाना खा लीजिए, वैसे भी काफी लेट हो गया है। आदित्य सिर्फ खाने की प्लेट को देखता रहता है। तभी जिया उससे बोलती है, क्या हुआ, आप खाना नहीं खाएंगे क्या? तो आदित्य उससे बोलता है, मैंने अभी अपनी मीटिंग खत्म की है, न तो मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। जिया जो पहले ही थकी हुई थी फिर भी वो ये दिखा नहीं रही थी। वो आदित्य से बोलती है,
आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो मैं आपको खाना खिला देती हूँ। जिया आदित्य को खाना खिलाने लगती है तो आदित्य मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। तभी एक बार खाना खाते हुए आदित्य जिया की उंगली पर हल्के से काट लेता है। जिया उसे देखती है। आदित्य जिया को देखते हुए मुस्कुरा रहा था तो जिया उससे बोलती है, आपने जानबूझकर ये किया है ना। जिया उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। वो कुछ देर में वापस आती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। जिया अचानक से आदित्य के ऊपर झुक जाती है। वो आदित्य से बोलती है, आदित्य आप क्या कर रहे हैं। तभी आदित्य जिया के होठों पर किस कर देता है। जिया उसे देखती है तो आदित्य उसे गोद में उठा लेता है। वो उसे बेड पर लिटाते हुए उससे बोलता है, अब सो जाओ, मुझे पता है तुम थक गई हो। तुम्हें सबकी इतनी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब बड़े हो चुके लोग रहते हैं, समझी बीवी। जया मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, आदित्य मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरा परिवार है और मुझे इन सभी के आए और आपके लिए ये सब करना अच्छा लगता है। आदित्य हाँ में सर हिलाकर जिया की आंखों पर किस करता है। जिया मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करके आदित्य को पकड़ कर सो जाती है। आदित्य कुछ देर जिया को देखता रहता है। कुछ देर में वो जिया को अच्छे से सुलाता है और अपने ऑफिस एरिया में जाकर कुछ लेता है और धीरे से दरवाजे को बंद करके स्वर्ण मेंशन से अपनी कार लेकर निकल जाता है। एक खाली जगह, एक अनजान सी जगह पर एक छोटा सा कमरा था। आदित्य अपनी कार वहां रोकता है और उस घर के सामने आता है। वहां जो गार्ड्स खड़े थे वो दोनों आदित्य को देखते ही झुक जाते हैं। आदित्य तुरंत अंदर चला जाता है। उस घर में नीचे जाने की सीढ़ियां बनी थी। आदित्य वहां से नीचे आता है। वहां उसे रोहन और आरव दिखते हैं। आदित्य को आता देखकर रोहन और आरव साइड हो जाते हैं। आदित्य सामने आता है। सामने वही तीन आदमी घुटनों के बल जमीन पर पड़े थे जो मॉल में जिया और बाकी सभी पर नजर रखे हुए थे और उन लोगों की फोटोज क्लिक कर रहे थे। वो तीनों जो पहले ही रोहन और आरव से मार खाए हुए थे वो आदित्य को अपने पास आता देखकर डर से पीछे हो जाते हैं। तभी आदित्य उनके सामने एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठते हुए अपनी सिगरेट जलाने लगता है। वही रोहन ने तो ये सब देखा था लेकिन आरव ये सब पहली बार देख रहा था। उसके लिए सब कुछ नया था क्योंकि उसे तो आदित्य नॉर्मल बिजनेसमैन और उसका बड़ा भाई ही लग रहा था। वो भी चुप होकर सब देखता रहता है। तभी उन तीनों में से एक आदमी आदित्य से बोलता है, सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो आपकी फैमिली है, वरना हम ये सब नहीं करते। आदित्य शांति से अपनी सिगरेट की कस लेते हुए उन तीनों से बोलता है, किसने कहा था तुम लोगों को ये सब करने के लिए। वो तीनों आदित्य का ये सवाल सुनकर डर जाते हैं। तभी आदित्य उनसे बोलता है, मैं सवाल सिर्फ एक ही बार पूछता हूँ। तभी एक आदमी डरते हुए बोलता है, हम आपको ये नहीं बता सकते। उसकी बात सुनते ही आदित्य उस आदमी का हाथ पकड़कर उसके हाथ में पूरी सिगरेट दबा देता है। उस आदमी का हाथ जलने लगता है जिससे वो जोर से चिल्लाने लगता है। बाकी के दोनों आदमी भी उसकी हालत देखकर कांपने लगते हैं। वही रोहन चुपचाप बिना किसी इमोशंस के सब देख रहा था और आरव वो तो आदित्य का ऐसा रूप देखकर शॉक था। तभी आदित्य दूसरे आदमी को देखता है तो वो आदमी तुरंत डरते हुए उससे बोलता है, मुझे मत मारो प्लीज, मैं बताता हूँ, हमें नहीं पता है हमें किसने ये काम दिया है, बस हमें फोन पर ही करने को कह गया था। अगर हम उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते तो हमें अगला टारगेट दिया जाता। तभी आदित्य उससे बोलता है, और अगला टारगेट क्या था। वो आदमी सर झुकाते हुए उससे बोलता है, हमें नहीं पता है सर, हाँ लेकिन जो हमें ऑर्डर दे रहा था उसके आसपास कोई आदमी था, वो उसे मिस्टर कपूर बोल रहा था। हमें नहीं पता है अगला टारगेट क्या है। मिस्टर कपूर सुनते ही आदित्य और रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही आरव अपने डैड का नाम सुनते ही पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो गुस्से में उस आदमी से बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, मेरे डैड ये सब क्यों करेंगे। तभी वो आदित्य से बोलता है, भाई ये डैड को बोल रहा है, डैड क्यों ऐसा कुछ करेंगे, आप तो उन्हें जानते हैं ना। आदित्य आरव को देखता है तो आरव चुप हो जाता है। तभी आदित्य उन तीनों से बोलता है, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे से काम किया तुम तीनों ने। लेकिन बस मुझे बुरा इसी बात का लग रहा है कि तुम तीनों ने जो भी किया उससे पहले ये नहीं जाना कि तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो।
तो अब काम किया है तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि एक गलतियां माफ नहीं करता है, डायरेक्ट उसकी सजा सुनाता है। आदित्य खड़ा हो जाता है। तभी रोहन एक रस्सी लेकर आता है और उन तीनों को बांध देता है। वो तीनों आदित्य से उन्हें माफ करने को बोलते रह जाते हैं, लेकिन आदित्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी रोहन एक बॉक्स लाकर उनके पास रख देता है और आदित्य के साथ रोहन आरव को लेकर वहां से बाहर आकर उस रूम को लॉक कर देता है। तभी आरव रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो, ये क्या किया है तुमने? तो रोहन उससे बोलता है, उस बॉक्स में कुछ ऐसा है जो कुछ ही देर में उन तीनों को ऊपर भेज देगा। ये सुनकर आरव रोहन को देखने लगता है। वही रोहन आरव को लेकर कार में आ जाता है। उसमें आदित्य अपनी सीट पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी आरव आगे की सीट पर बैठते हुए उससे बोलता है, भाई। आदित्य उसे देखता है तो आरव उससे बोलता है, भाई क्या सच में डैड ने ऐसा कुछ किया है? मतलब लेकिन डैड ऐसा कुछ क्यों करेंगे? वो किसी का बुरा क्यों चाहेंगे? ये तो उन्हीं की फैमिली है ना। तभी उसे आदित्य की एक तेज आवाज आती है, ये उनकी फैमिली नहीं है, समझे तुम? आदित्य की इतनी तेज आवाज सुनकर आरव बुरी तरह कांप जाता है। एपिसोड 143, अभिषेक जी का सच आरव के सामने। आरव के बोलते ही आदित्य जोर से चिल्लाकर उससे बोलता है, ये उनकी फैमिली नहीं है, समझे तुम? आदित्य की इतनी तेज आवाज सुनकर आरव कांपने लगता है। वही रोहन के हाथ स्टीयरिंग पर कस जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर में वो आरव को देखता है जो चुपचाप बैठा हुआ था। रोहन कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। पूरे रास्ते तीनों के ही दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो आदित्य सीधे अंदर चला जाता है। तभी आरव दौड़ते हुए आदित्य के पीछे जाता है और उसे बोलता है, भाई मुझे सारा सच जानना है, जरूरी ऐसा कोई सच है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक के रूप में वापस आए हो? आप मुझे सब बताएं, मुझे भी सब जानना है। आरव की बात सुनकर आदित्य के कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर आरव को देखता है। आरव आदित्य के ऐसे देखने से डर जाता है। तभी रोहन भी वहां आ जाता है। वो खुद से बोलता है, आरव तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए था, इससे तुम्हें सबसे ज्यादा दुख होगा। वो कुछ नहीं बोलता है। तभी आदित्य अपने माथे पर अपनी उंगली फिराते हुए आरव से बोलता है, जाओ सो जाओ, रात काफी हो गई है। आदित्य ये बोलकर जाने लगता है। तभी आरव फिर से आदित्य से बोलता है, भाई मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है और मुझे ये भी दिख रहा है कि जरूर डैड से जुड़ी कोई बात है जिसे आप हमसे छुपा रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं, वरना मैं डैड से जाकर पूछ लूंगा और उन्हें ये भी बताऊंगा कि आप आदि भाई है। रोहन अपने माथे को सहलाते हुए बोलता है, ये पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? ये खुद अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है। आरव की बात सुनकर आदित्य अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर धीरे धीरे आरव के पास आने लगता है। आरव डरकर पीछे होने लगता है। तभी आदित्य उससे बोलता है, तुम्हें सच जानना है न, तो आओ आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ, चलो। आदित्य अपने ऑफिस एरिया में चला जाता है। रोहन आरव को देखता है और उससे बोलता है, तुम पागल हो? इतना बोलकर वो आरव के साथ वहां आ जाता है। तभी आदित्य वहां रखी एक अलमीरा खोलता है। आरव उसे देखने लगता है। आदित्य उसके अंदर एक गेट खोलकर अलमीरा से अंदर चला जाता है। ये देखते ही आरव पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो धीरे धीरे वहां से अंदर आ जाता है। अंदर आदित्य एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। आरव अंदर आकर देखने लगता है। तभी उसे वहां दीवार पर टंगी एक बड़ी सी फोटो दिखती है जिसमें आदित्य के मोम डैड थे। आरव उस फोटो को छूते हुए आदित्य से बोलता है, भाई ये तो बड़े पापा और बड़ी माँ की फोटो है। तभी उसकी नजर कुछ दूर पर एक फोटो पर जाती है जो अभिषेक जी की थी और उस फोटो पर रेड कलर से क्रॉस बना हुआ था। आरव उस फोटो को देखते हुए आदित्य को देखता है। वो आदित्य से बोलता है, भाई डैड, आपने इनकी फोटो पर ये क्यों लगाया? तभी आदित्य खड़ा होकर अपने मोम डैड की फोटो को देखते हुए बोलता है, क्योंकि मैं इन्हें मार दूंगा। उसकी बात सुनते ही आरव सुन्न रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आदित्य उससे बोलता है, हाँ तुमने सही सुना, मैं इन्हें मार दूंगा, क्योंकि सिर्फ मिस्टर कपूर के लालच की वजह से मोम डैड मारे गए। इन्होंने मोम डैड को मुझे दूर कर दिया।
ये वही है जिसकी वजह से करुणा माँ घुट घुट कर रही, इस इंसान ने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं इसे मार दूंगा, समझे तुम। आरव जैसे जैसे आदित्य की बात सुन रहा था उसका दिमाग ब्लॉक होता जा रहा था। वो अचानक से दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है। तभी आदित्य उससे बोलता है। इस इंसान ने ये नहीं देखा कि वो उसके बड़े भाई और भाभी है जिन्हें ये मारने का प्लान कर रहा है, और मेरे डैड को अपने भाई पर इतना भरोसा कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। इस इंसान ने उस प्लेन में ब्लास्ट करवाया जिसमें मॉम डैड थे, इसलिए मैं इस इंसान से नफरत करता हूँ, समझे तुम। इतना बोलकर आदित्य वहां से गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वही आरव वही बैठ जाता है। तभी रोहन आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। आरव उसे देखता है तो वो उसके गले लगकर रोने लगता है। रोहन उसे बोलता है, आरव जो आज तुमने सुना वो सब सच है। बॉस इसलिए ये बात नहीं बताना चाहते थे क्योंकि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम किसकी तरफ हो। रोहन भी वहां से चला जाता है। आरव वहां बैठे ही आदित्य के मोम डैड की फोटो को तो कभी अभिषेक जी की फोटो को देखता रहता है। वो खुद से बोलता है, डैड आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, आपने बड़े पापा और बड़ी माँ को मारा, आपकी वजह से मॉम भी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड, आपने एक बार भी भाई के बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा। आई हेट यू डैड। वो उठकर अपने रूम में चला जाता है। आरव पूरी रात यही सब सोचता रह जाता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड इतने बुरे हो। बाहर से इतने अच्छे बिहेव करने वाले उसके डैड अंदर से कैसे है। आज आदित्य ने आरव के सामने वो सच बताया जो उसने इतने सालों से अपने अंदर रखा हुआ था। सुबह का समय, जिया प्रीति के साथ मिलकर सारी तैयारी करवा रही थी। वही आरोही वो इधर उधर घूम घूम कर सब देख रही थी। तभी आदित्य नीचे आता है। वो डाइनिंग चेयर पर बैठा था। वो जिया को देखता है। जिया आकर उसके लिए नाश्ता सर्व करती है। तभी आदित्य उससे बोलता है, आरव कहाँ है। जिया आदित्य के ऐसे पूछने पर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो उससे बोलती है, वो अभी तक उठा नहीं है शायद। तभी आरोही अपनी चेयर पर बैठते हुए बोलती है, वो देखो आरव भाई आ गए। आदित्य आरव को देखता है। आरव आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। जिया उसे नाश्ता देते हुए बोलती है, आरव आज क्या हो गया, तुम इतने लेट उठे। आरव आदित्य को देखता है फिर नाश्ता करते हुए बोलता है, नहीं जिया ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस नींद नहीं खुली इसलिए लेट हो गया। जिया हाँ में सर हिला देती है। तभी रोहन भी वहां आता है। वो दोनों को देखता है और चुपचाप नाश्ता करने लगता है। जिया एक बार तीनों को ध्यान से देखती है। तीनों ही चुप बैठे थे। तभी जिया सभी से बोलती है, और हाँ आप तीनों आज और कल कहीं भी नहीं जाने वाले हो। आज रोहन और मिस्टी की हल्दी और मेहंदी है तो सभी को घर पर रहना है। नो ऑफिस वर्क। आदित्य कुछ बोलने वाला होता है। तभी जिया उससे बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाइए सभी लोग रेडी होइए। तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी प्रीति जिया के पास आकर उससे बोलती है, जिया तुझे इन तीनों में आज कुछ अजीब नहीं लग रहा। जिया उससे बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो प्रीति। तभी प्रीति उससे बोलती है, अरे यार देख ना आरव जो जीजू और रोहन से बिना कोई बात किए कभी नाश्ता पूरा नहीं करता, और जीजू वो तो जब तक रोहन और आरव को कोई ताने नहीं देते हैं तब तक सुबह नहीं होती है, और आज देख आज तीनों चुप है बिल्कुल। जिया उससे बोलती है, हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया। तभी वो उससे बोलती है, लेकिन अभी ये सब नहीं सोचना है, ये सब बाद में सोचेंगे, अभी जा रेडी हो। प्रीति हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। जिया आरोही को लेकर ऊपर रूम में चली जाती है। वो देखती है आदित्य अपना लैपटॉप लिए बैठा है। जिया उसे घूरते हुए आरोही को रेडी करती है और कुछ देर में उसे नीचे भेज देती है। वो वापस आकर आदित्य को देखती है और अपना सर न में हिलाते हुए बोलती है, हाय ये लैपटॉप नहीं मेरी सौतन है। इतना बोलकर वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर से जिया मिरर के सामने आकर मेकअप करने लगती हैं। आदित्य अपना लैपटॉप बंद करके वहां आता है। जिया ने उसका कुर्ता बेड पर ही रखा था। वो अपने बालों का जुड़ा बनाकर उसमें गजरा लगा रही थी। आदित्य पीछे से जिया को देखता है। जिया ने एक हल्के पीले कॉलर की सिंपल सी साड़ी पहनी थी। उस पर बोट नेक का रेड कलर का ब्लाउज। जिया के हाथों में येलो चूड़ियां थी, कानों में झुमके।
आदित्य धीरे धीरे जिया के पास आ जाता है और उसके बालों में गजरा लगाने लगता है। जिया मिरर में उसे देखती है तो अपना हाथ हटा लेती है। आदित्य चुपचाप जिया का गजरा लगा रहा था, वो जाने लगता है, तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य मुड़कर उसे देखता है तो जिया मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तभी वो उससे बोलती है, क्या हुआ है आदित्य? आदित्य न में सर हिला देता है, लेकिन फिर से जिया उससे बोलती है, ये मेरी भूल नहीं है, मैं आपके चेहरे को पढ़ सकती हूँ, भले ही आप मुझे न बताए, लेकिन मुझे पता है आप किसी बात को लेकर परेशान है ना। आदित्य जिया की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी जिया आकर उसके सीने से लगते ही उससे बोलती है, मुझे आपका ऐसा चेहरा अच्छा नहीं लगता है और मुझे भरोसा है आप पर। सब ठीक होगा आदित्य। आदित्य मुस्कुराते हुए जिया को गले से लगाकर अपनी आंख बंद कर लेता है। एपिसोड 144, बदले का जुनून या किसी अनहोनी का संकेत। आदित्य जिया को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिया भी उसके सीने से लगी रहती है। तभी अचानक से आरोही रूम में आ जाती है। वो उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के गले लगे हुए देखती है तो वो भी दोनों से लिपट जाती है। जिया और आदित्य तुरंत उसे देखते हैं। आरोही भी उन दोनों को देखती है तो तीनों हंस देते हैं। तभी आदित्य आरोही को गोद में उठा लेता है। आरोही दोनों के गले लगते हुए बोलती है, आप लोग मुझे भूल क्यों जाते हो? मैं भी तो हूं ना। जिया उसके गाल पिंच करते हुए बोलती है, सॉरी बच्चे, नेक्स्ट टाइम से पहले मैं आपको बुला लूंगी, फिर हम ग्रुप हग करेंगे, ओके? आरोही खुश होकर तुरंत हाँ बोल देती है। तभी आदित्य उसे बेड पर खड़ा करते हुए रेडी होने चला जाता है। जिया आरोही के बाल सही करने लगती है तो आरोही उसे बोलती है, मुझे भी आपके जैसे फूल लगाने हैं जियो। जिया उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है, ओहो मेरी आरू को भी फूल लगाना है, ओके अभी लाई। जिया एक छोटा सा गजरा लाकर आरोही के बाल में पिनअप कर देती है और उसकी बलैया लेते हुए उससे बोलती है, मेरा बच्चा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी आप हो। तभी आरोही भी जिया की बलैया लेते हुए बोलती है, और मेरी मम्मा इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल है। आरोही की बात सुनते ही जिया उसे एक तक देखने लगती है। तभी आरोही जिया के गाल पर किस कर देती है और उससे बोलती है, आई लव यू जियो मम्मा। जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आरोही के माथे पर किस करती है। तभी आरोही उससे बोलती है, क्या हुआ आपको? जिया मुस्कुराते हुए न में सर हिलाकर उससे बोलती है, नहीं मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन आपने मुझे मम्मा क्यों कहा? तभी आरोही उसे बोलती है, वो कल स्कूल में मोंटी मुझे परेशान कर रहा था तो मैम ने अभी को यशोदा आंटी और कृष्णा की स्टोरी बताई थी। उन्होंने उन्हें बहुत सारा प्यार किया था और उन्हें हमेशा अपने पास रखा था, और कृष्णा ने उन्हें ही हमेशा अपने साथ देखा, वो उन्हें मम्मा बोलते थे। तो आप भी तो मेरी मम्मा हुई ना, मैंने भी तो हमेशा आपको अपने पास देखा है। जिया की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। वो आरोही के हाथ पर किस करते हुए उससे मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू बच्चे, आपने मुझे बहुत बड़ा नेम दिया है, और वो कृष्णा नहीं, भगवान कृष्णा है, और वो यशोदा आंटी उनकी माँ है। तभी आरोही कुछ सोचते हुए बोलती है, ओके सॉरी भगवान कृष्णा। जिया मुस्कुराते हुए आरोही को गोद में बिठाते हुए उससे बोलती है, आपने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, अब मैं भी आपको एक सरप्राइज बात बताऊंगी, ओके? आरोही तुरंत जिया से बोलती है, कौन सी बात जियो, बताओ ना। जिया उससे बोलती है, कल बताऊंगी, अभी चले नीचे वरना आपकी मिस्टी दीदी की हल्दी हमें कल करनी पड़ेगी। वो आरोही का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाती है। तभी आदित्य रूम में रेडी होकर आता है। वो रेडी ही हो रहा था तभी उसका फोन बजता है। वो अपना फोन देखता है तो बात करने बालकनी में चला जाता है। तभी सामने से कुछ बोला जाता है जिसे सुनकर आदित्य के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। नीचे जिया ने एक स्टेज बनवाया था जिस पर रोहन और मिस्टी के लिए 2 कुर्सियां रखी थी। रोहन अपने रूम से बाहर आता है। उसने येलो और ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना था। वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। तभी आदित्य भी नीचे आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो रोहन आदित्य के पास जाने लगता है। तभी जिया उसे बोलती है, रोहन चलो बैठो।
रोहन ओके भाभी बोलकर आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी प्रीति मिस्टी को लेकर आती है। मिस्टी ने येलो ऑरेंज लहंगा पहना था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। जया उससे बोलती है, वाह तुम बहुत प्यारी लग रही हो। प्रीति जया को ले जाकर रोहन के बगल में बिठा देती है। प्रीति आसपास देखती है, आरव कहीं दिख नहीं रहा था तो वो जया से बोलती है, जया आरव कहाँ है यार। जया न में सर हिला देती है। तभी आरव भी अपने रूम से बाहर आता है। उसने भी डार्क येलो कुर्ता पहना था, वो भी सबके बीच आ जाता है। जया हल्दी का फंक्शन शुरू करती है। वो जाकर रोहन और मिस्टी को हल्दी लगाते हुए उनकी नज़र उतारती है और दोनों से बोलती है, तुम दोनों हमेशा एक साथ और खुश रहो और मिस्टी मैं हमेशा तुम्हारी जेठानी बनकर रहूं। उसकी बात सुनकर प्रीति मिस्टी हंसने लगती है। तभी जया आदित्य से बोलती है, आप भी तो आइए। आदित्य अपने कुर्ते की स्लीव्स फोल्ड करते हुए वहां आता है। तभी जया मिस्टी से धीरे से बोलती है, ऐसा नहीं लग रहा ये जंग लड़ने आ रहे हैं। आदित्य जया को बात सुन लेता है। वो जया को घूरने लगता है तो जया उसे अपनी प्यारी सी स्माइल दिखा देती है। आदित्य दोनों को हल्दी लगाता है। तभी आरोही भी बोलती है, मैं भी लगाऊंगी हल्दी। जया आरोही को अपने और आदित्य के बीच में कर लेती है और आरोही को स्टेप बाय स्टेप हल्दी लगाने को बोलती है। आरोही वैसा ही करती है। प्रीति भी आकर दोनों को हल्दी लगाती है। तभी जया आरव को बुलाती है। आरव वहां आ जाता है तो जया उससे बोलती है, आरव क्या हुआ है, ये हमेशा वाला आरव नहीं लग रहा। स्माइल करो, अच्छे लगते हो, वरना कुछ दिन में प्रीति तुम्हें भूल जाएगी। आरव प्रीति को देखता है। प्रीति तुरंत हाँ में सर हिला देती है। आरव मुस्कुरा देता है। वो भी आकर दोनों को हल्दी लगाता है तो मिस्टी मस्ती करते हुए आरव के मुंह पर हल्दी लगा देती है। आरव उसे घूरते हुए बोलता है, ओए भूतनी ये क्या किया। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी मिस्टी उससे बोलती है, तेरा असली चेहरा तुझे दिखा रही हूँ बंदर। आरव भी हल्दी लेकर मिस्टी के पूरे मुंह पर लगा देता है। मिस्टी तुरंत रोहन से बोलती है, हेल्प। रोहन तुरंत मिस्टी का चेहरा अपनी तरफ कर लेता है तो आरव उसके मुंह पर हल्दी लगा देता है। सभी ये देखकर फिर से हंसने लगते हैं। आरव भी सब कुछ देर के लिए भूलकर सभी के साथ मस्ती करने लगता है। आरव प्रीति मिस्टी आरोही और वो सभी रोहन को भी अपने साथ लेकर मस्ती कर रहे थे। जया सबकी हरकतें देखकर हंस रही थी। तभी उसकी नजर आदित्य पर जाती है जो एक तरफ खड़ा सभी को सीरियस होकर देख रहा था। तभी जया के दिमाग में कुछ आता है। वो थोड़ी सी हल्दी अपने हाथ में लेकर आदित्य के सामने आकर खड़ी होकर उसे बड़ी सी मुस्कान के साथ देखने लगती है। आदित्य उसे देखता है तो जया की स्माइल से उसे कुछ गड़बड़ लगता है। वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके जया से बोलता है, व्हाट। जया तुरंत उसके मुंह पर हल्दी लगा देती है। आदित्य अपने हाथ से अपना गाल छूकर अपना हाथ देखता है। तभी जया उसे बोलती है, मिस्टर कपूर, इस हैंडसम से चेहरे पर थोड़ी सी तो स्माइल लाओ। आपकी प्यारी सी बीवी को आपने स्माइल करते हुए बहुत पसंद हो। जया की ये बात सुनते ही आदित्य जया की कमर में हाथ डाल उसे अपने पास कर लेता है। जया ने अपने हाथ उससे दूर ही रखे थे क्योंकि वो हल्दी उसके कपड़े में लग सकती थी। तभी वो आदित्य से बोलती है, आदित्य छोड़िए, यहाँ सभी लोग हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, ना कि ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तभी आदित्य जया के कान के पास आकर बोलता है, यही बोलेंगे कि दिए के अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। उसकी बात सुनकर जया मुस्कुरा देती है। आदित्य अपने गाल पर लगी हल्दी को जया के गालों पर भी लगा देता है। जया रोना सा मुंह बनाकर उससे बोलती है, मैंने इतनी मेहनत से मेकअप किया था, आपने सारा खराब कर दिया। आदित्य उसकी बात सुनकर हंस देता है। तभी उन्हें खांसने की आवाज आती है। दोनों उस तरफ देखते हैं तो सभी मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। जया आदित्य से दूर हटने लगती है। तभी आदित्य उन सभी से बोलता है, हल्दी पूरी हो गई ना, अब जाओ सभी चेंज करो। सभी हाँ में सर हिलाकर तुरंत वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी आदित्य देखता है आरोही हल्दी खेले हुए वही खड़ी है तो आदित्य खुद ही जया को छोड़ देता है। जया हंसकर आरोही को वहां से लेकर चली जाती है। दोपहर का समय, मेहंदी का फंक्शन शाम को था तो सभी अपने अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे। तभी आरव अपने रूम से बाहर आता है और अपनी कार लेकर निकल जाता है।
कुछ देर में वो कपूर विला पहुंचता है। वहां वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है अभिषेक जी दूसरी तरफ मुंह करके किसी से फोन पर बात कर रहे थे। आरव उनसे कुछ बोलने वाला होता है, फिर कुछ सोचकर वो रुक जाता है। तभी उसे अभिषेक जी की आवाज आती है। अभिषेक जी फोन पर बोल रहे थे, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, बस मैं उस जिया को और उस एके को भी परेशान होता हुआ देखना चाहता हूँ। इन दोनों ने मेरे सारे प्लान्स खराब करने का ठान के रखा हुआ है। सामने वाले की बात अभिषेक जी सुन ही रहे थे, तभी आरव ताली बजाते हुए उनसे बोलता है, वाओ डैड वाओ। आरव की आवाज सुनते ही अभिषेक जी शॉक्ड हो जाते हैं। वो धीरे से फोन काट देते हैं और आरव की तरफ मुड़ते हैं। आरव हंसते हुए उनसे बोलता है, वाओ डैड, आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं कि आप उस जिया को प्रॉब्लम में देखने की बात कर रहे हैं जिसने मॉम के जाने के बाद आपके पूरे घर को संभाला, जिस लड़की ने हमारे इस घर के लिए, आपकी बेटी के लिए अपनी लाइफ भुला दी। इतने बुरे आप कैसे हो सकते हैं डैड? भाई सच ही बोल रहे थे, आप बहुत बुरे हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। लेकिन अभी तो मैंने सामने आपका असली चेहरा देखा है। आपने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा डैड। आई हेट यू डैड। आरव की बात सुनकर अभिषेक जी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन उसकी बातें सुनते सुनते उनका दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए आरव से बोलते हैं, आरव बेटा, तुम गलत समझ रहे हैं। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो मैंने तुम दोनों के लिए ही किया है ना। वो आरव के गाल पर हाथ रखते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तभी आरव उनका हाथ झटके से हटाते हुए उनसे बोलता है, मैं जैसा सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है डैड, क्योंकि आप है बुरे और आपने ये हमारे लिए किया। अरे आपने ये नहीं देखा कि मैं कभी जिया को परेशान होता नहीं देख सकता हूँ, और मैं कभी भी भाई से आगे नहीं जाना चाहूंगा, चाहे कोई भी टाइम हो। लेकिन आपने वो सब किया जो मैं नहीं चाहता। आरव की बात सुनकर अभिषेक जी उसे बोलते हैं, तुम्हें ये सब किसने बताया कि मैंने वैसा कुछ किया है? तभी आरव गुस्से में उनसे बोलता है, आपने इतने पाप किए हैं कि वो सब एक न एक दिन बाहर आने थे डैड, और देखिए आज आपके सारे पाप हमारे सामने हैं। आप बहुत बुरे हैं, मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं। तभी अभिषेक जी गुस्से में बोलते हैं, अब तुम सब जानते ही हो तो तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, मैं जो कर रहा हूँ और मैंने जो किया है वो सब अपने प्रॉफिट के लिए किया है, समझे तुम? मुझे कोई अफसोस नहीं है मेरे किए पर। तभी आरव गुस्से में उनसे बोलता है, अगर आपको अपने किए पर कोई गिल्ट ही नहीं है तो ठीक है, आज से मेरा और आरू का आपसे कोई रिश्ता नहीं है, समझे आप रहिए अपनी दुनिया में। आज से मैं अपने और आरू के आपसे सारे रिश्ते खत्म कर रहा हूँ। अब मैं कभी आपको अपना डैड नहीं कहूंगा, समझे आप? इतना बोलकर आरव वहां से निकल जाता है। वही अभिषेक जी गुस्सा उनके सर तक चढ़ गया था। वो गुस्से में टेबल को लात मार देते हैं, जिससे वो दीवार से टकराकर टूट जाती है। तभी अभिषेक जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, जिया तुमने बहुत गलत किया है, तुम और तुम्हारा पति। तुम दोनों ने मेरे बच्चे मुझसे दूर कर दिए। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा जिया और एके। मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। वो चिल्लाते हुए वहां से निकलकर अपनी कार से कहीं निकल जाते हैं। आरव स्वर्ण मेंशन आता है तो वो बहुत दुखी था। वो सीधे अपने रूम में चला जाता है, लेकिन ऊपर खड़ा आदित्य उसे जाते हुए देख लेता है। वो गुस्से में अपनी मुठिया दीवार पर मार देता है। एपिसोड 145, आरोही की प्यारी मम्मा और शादी का दिन। आदित्य अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है और ऑफिस एरिया में चला जाता है। कुछ देर में वहां पर आरव आता है। वो रोया हुआ लग रहा था। आदित्य उससे पूछता है, कहाँ गए थे तुम? तो आरव उसे देखता है और जल्दी से आकर आदित्य के गले लग जाता है। आदित्य कुछ देर सीधा ही खड़ा रहता है, फिर उसकी पीठ पर हल्के हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम बच्चे हो जो रो रहे हो? तभी आरव उससे बोलता है, बच्चा ही हूं मैं भाई, क्योंकि अगर मैं बड़ा और समझदार होता तो मुझे डैड की सच्चाई बहुत पहले ही पता चल जाती, न कि इतनी देर लगती। और मैं तो आपसे छोटा ही हूं न, तो मैं बच्चा ही ठीक हूँ। तभी आदित्य उससे बोलता है, मैंने पूछा था कहाँ गए थे? आरव चुप हो जाता है। तभी आदित्य उसे घूरता है तो आरव सर झुकाकर उससे बोलता है, वो भाई मैं
मैं कपूर विला गया था और मैंने वहां पर खुद डैड का असली रूप देखा। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि वो आपको और जिया को नहीं छोड़ेंगे। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन भाई वो पुराने डैड नहीं रहे, पता नहीं क्या बन गए हैं, और मैं आरू को उनके साथ नहीं रख सकता, इसलिए मैंने डैड से अपने और आरोही के सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। आदित्य आरव की सारी बातें शांति से सुन रहा था। तभी आरव उससे बोलता है, लेकिन भाई डैड कुछ भी कर सकते हैं अगर उन्होंने आपको या जिया को कुछ करने। तभी आदित्य उससे बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो, और हाँ, ज्यादा इन सब में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? आरव हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है। शाम का समय। जिया और बाकी सभी गर्ल्स ने ग्रीन कलर की ड्रेसेज पहनी थी। जिया ने तो साड़ी ही पहन रखी थी, लेकिन वो उसमें भी वहां सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। मेहंदी वाली आ चुकी थी, वो मिस्टी को मेहंदी लगा रही थी। प्रीति और आरोही उसके पास ही बैठी थी, वहीं जिया वो सारे काम अकेले ही हैंडल कर रही थी। आदित्य सोफे पर बैठा कभी अपने लैपटॉप में देखता तो कभी जिया को इधर उधर करते हुए देखता है। जब हद हो जाती है तो वो जिया को आवाज देता है, बीवी। जिया उसे मुड़कर उसे देखती है। वो उस समय इतनी सुंदर लग रही थी कि आदित्य अपनी आंख बंद कर लेता है, फिर जिया से बोलता है, बीवी इधर आओ। जिया मुस्कुराते हुए उसके पास आती है तो आदित्य उससे बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने इतने सेवेंस इस मेंशन में घूमने के लिए रखे हैं क्या? जिया उससे बोलती है, आप देखिए आज इतने काम है कि आपके सेवेंस भी कम पड़ रहे हैं। आदित्य नजरें घुमा कर देखता है, सच में जिया ने सभी सेवेंस को काम पकड़ा रखे थे। वो जिया को देखता है, तभी वो जिया के हाथ देखते हुए उससे बोलता है, तुम नहीं लगाओगी मेहंदी? जिया उससे बोलती है, अभी सभी लोग लगवा ले मेहंदी, फिर मैं आराम से लगवाऊंगी, और वैसे भी अभी मेरे पास बहुत सारे काम है। तभी आदित्य जिया को ले जाकर मिस्टी के साइड वाली चेयर पर बिठाते हुए उससे बोलता है, तुम क्वीन हो और वो सबसे पहले होती है। जिया मुस्कुरा देती है। तभी आदित्य उसे बोलता है, अभी लगवाओ मेहंदी। जिया मुंह बनाते हुए एक दूसरी मेहंदी वाली से बोलती है, सुनो, मुझे भी मेहंदी लगा दो, वरना मेरे प्यारे पति देव गुस्से में आ जाएंगे। आदित्य उसे घूर कर देखता है तो वो हंस देती है। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो जाता है। प्रीति सोंगस बजा देती है। वो मिस्टी और आरोही तीनों डांस करने लगती है। वो दोनों जिया को भी ले आती है। जिया न बोलकर साइड आ जाती है। तभी आदित्य वहां आता है तो मिस्टी उससे बोलती है, आई जीजू, आज मेरा और रोहन का संगीत है, और देखिए ना आप डांस कर रहे हैं और नहीं जिया, ऐसा थोड़ी न चलता है। वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है तो आदित्य जिया को देखता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे बीच में ले आता है। सभी एक्साइटेड होकर उसे देखने लगते हैं। तभी आरोही एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग चला देती है। तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही रात आती है, तुमसे ही सुरमई शाम आती हैं। आदित्य ये सॉन्ग सुनते हुए जिया के हाथ उसके कंधे पर रखते हुए दूसरे हाथ को अपने हाथ में पकड़कर जिया की कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस करने लगता है। जिया भी मुस्कुराते हुए उसके साथ डांस करने लगती है। उन दोनों को देखकर मिस्टी भी रोहन को ले आती है और प्रीति भी आरव के साथ वहां आ जाती है। वो दोनों कपल्स भी वैसे ही हाथ में हाथ थामे डांस करने लगते हैं। तभी आरोही दूसरा सॉन्ग प्ले कर देती है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। सभी आरोही को देखते हैं। वो वही खड़ी होकर डांस कर रही थी तो आरव आरोही को सभी के बीच में ले आता है। तभी जिया उसके पास आकर गाती है, दबे दबे पाँव से आए होले होले जिंदगी, थोड़ा तेरा भी होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, आए गुमसुम तराने अभी अभी। सभी आरोही को बीच में करके एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गोला बनाकर घूमने लगते हैं। आरोही खुश होकर बीच में डांस करने लगती है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। कुछ घंटों बाद मेहंदी फंक्शन और संगीत दोनों पूरा हो चुका था। सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने लगे थे क्योंकि कल शादी थी। आरोही भी सो चुकी थी। जिया बेड पर लेटी मुस्कुरा रही थी। तभी आदित्य उसके पास लेटते हुए उसके होठों पर एक लाइट किस करके जिया से बोलता है, क्या सोचकर स्माइल कर रही हो बीवी? जिया उसे देखती है तो उससे बोलती है,
आदित्य, सब कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरी एक बड़ी सी फैमिली है, सब खुश रहने वाले हैं और आप आपके भाई और बहन के साथ हो। रोहन को भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई। आरव भी प्रीति से बहुत प्यार करता है। सब बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे एक ही डर लगता है, कहीं ये सब सपना तो नहीं है ना। आदित्य जिया के माथे पर किस करते हुए उससे बोलता है। सब ठीक है और होगा भी। और जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास है तो ये क्वीन डर क्यों रही है। जिया मुस्कुराकर उसकी बाहों में अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। आदित्य भी जिया को पकड़े रखता है, लेकिन वो कुछ सोच रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह का समय। जिया उठकर पूरे घर में आरती दिखा रही थी। धीरे धीरे सभी लोग उठकर वहां आ जाते हैं। वो सभी को टीका लगाती है और प्रसाद देती है। तभी रोहन उससे बोलता है, भाभी आपकी पूजा मूड फ्रेश कर देती है, आप इसे कभी छोड़ना मत, वरना हम में से कोई उठेगा ही नहीं। उसकी बात सुनकर सभी हंसकर हाँ में सर हिला देते हैं। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तभी वहां एक लॉयर आता है। सभी वहां आ जाते हैं। वो मिस्टी और रोहन से कुछ पेपर्स पर साइन करवाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी मिस्टी रोहन को हक कर लेती है। रोहन भी स्माइल कर देता है। कुछ घंटों बाद जिया प्रीति से बोलती है, प्रीति सारी तैयारियां हो चुकी है ना। प्रीति उसे बोलती है, हाँ जिया, तू टेंशन क्यों ले रही है, सब हो चुका है, बस पंडित जी का आना बाकी है और मैंने पार्लर वाली को भी बुला लिया था, बस वो आती ही होगी। जिया उससे बोलती है, फोन लगाओ उसे, इतनी लेट कर रही है, वो मिस्टी को रेडी करने में भी तो समय लगेगा। तभी प्रीति सामने देखते हुए जिया से बोलती है, ये देख, तू टेंशन ले रही थी और वो आ गई। वो पार्लर वाली 3 लड़कियां अंदर आती हैं। तभी जिया उन्हें बोलती है, क्या तरीका है ये आप लोगों का, आप लोग अभी आ रही है, मैंने आप लोगों को टाइम बताया था ना, फिर आप लोग इतनी लेट क्यों हुई। उनमें से एक लड़की जिया के सामने सर झुकाते हुए बोलती है, सॉरी मैम, हम पहले ही टाइम पर आने के लिए निकल गए थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम नहीं आ पाए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जिया उनकी बात सुनकर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलती है, चलिए ठीक है, अब आप लोग अंदर जाए और हाँ, ब्राइड को ऐसे रेडी करना कि दूल्हे राजा उसे ही देखते रह जाएं। वो इतनी प्यारी लगनी चाहिए। पार्लर वाली लड़की मुस्कुराते हुए जिया से बोलती है, यस मैम, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। तभी प्रीति उन तीनों से बोलती है, चलो आओ, मैं आप लोगों को रूम दिखा दूं। वो तीनों प्रीति के पीछे चली जाती है। जिया वहां सब कुछ फिर से चेक करने लगती है। तभी प्रीति बाहर आकर जिया से बोलती है, जिया तू तो रेडी हो जा, अगर अभी पंडित जी आ गए तो तुझे ही यहाँ रहना होगा और आरोही को भी रेडी कर दे, वरना फिर तू बाद में परेशान होगी। जिया उसकी बात सुनकर उससे बोलती है, हाँ प्रीति, तू सही बोल रही है, लेकिन आरोह है कहाँ। तभी आरोही ऊपर के फ्लोर से जिया से बोलती है, जियो मैं यहाँ हूँ, चलो ना, मुझे रेडी कर दो। जिया हाँ में सर हिलाकर वहां से ऊपर आ जाती है। वो आरोही को रूम में लाते हुए उससे बोलती है, अब मेरी बच्ची रेडी होगी। आरोही हंसने लगती है। जिया उसे चेंजिंग रूम में ले जाती है। वो उसे भी चेंज करवाती है और खुद भी चेंज करती है और उसे लेकर रूम में आ जाती है। वो पहले आरोही को रेडी करने लगती है। जब आरोही रेडी हो जाती है तो जिया खुद रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद जिया अपनी आंख से काजल लेकर आरोही के कान के पीछे लगाते हुए उससे बोलती है, मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे। आरोही भी जिया की तरह ही अपने आंख से अपनी उंगली में काजल लेकर जिया के कान के पीछे लगाते हुए उससे बोलती है, मेरी मम्मा को भी किसी की नजर न लगे। वो दोनों मुस्कुरा देती है। तभी आदित्य वहां आ जाता है। वो दोनों को देखता है। दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। जिया ने रेड कलर की वाइट डायमंड्स वाली साड़ी पहनी थी। उसके लंबे बाल जुड़े में बंधे हुए थे। उसने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने, होठों पर चेरी रेड लिपस्टिक, हाथों में रेड वाइट चूड़ियां, आंखों में काजल, बड़ा सा मंगलसूत्र और उसकी मांग में भरा लाल सिंदूर। जिया सच में एक रानी लग रही थी। वही आरोही ने उसी कलर में रेड वाइट क्रॉप टॉप और लहंगा पहना था। उसमें उसका छोटा सा पेट थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। जिया ने उसके बाल चोटी में बांध दिए थे और उसके कानों में छोटे छोटे वाइट मोती थे जो जिया ने उसके कान में चिपका दिए थे। हाथ में रेड वाइट ब्रेसलेट, गले में छोटी सी चैन, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी। वो पूरी तरह से जिया की कॉपी लग रही थी।
वो दोनों ही सच में माँ और बेटी ही लग रही थी। आदित्य दोनों की एक फोटो अपने फोन में क्लिक कर लेता है। तभी जिया और आरोही दोनों एक साथ उससे बोलती है, हम कैसे लग रहे हैं? आदित्य दोनों से बोलता है, बहुत अच्छे। जिया उससे बोलती है, हाँ तो अब आप भी रेडी हो जाए। आदित्य जाने लगता है, तभी वहां प्रीति आती है। वो जिया से बोलती है, जिया तू रेडी हो गई है न? तो नीचे चल, पंडित जी आ गए हैं और मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो तू कुछ देर देख, मैं आती है। जिया हाँ बोल देती है। प्रीति वहां से चली जाती है। तभी जिया आदित्य के गले लगते हुए बोलती है, मेरे किंग प्लीज जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाएगा, हम नीचे जा रहे हैं। आदित्य जिया को अपनी बाहों के घेरे में लेता उससे पहले ही जिया उसके गाल पर किस करके आरोही को वहां से लेकर चली जाती है। आदित्य भी मुस्कुराकर चेंज करने चला जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।